तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के चौथे चैप्टर के बारे में, जो कि है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाले हैं। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे इसका व्यापक रूप क्या होता है। जैसे कि रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने उसका व्यापक रूप देखा था, इस तरह हम द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप देखेंगे। गुणनखंड विधि से मूल को ज्ञात करना, वैसे तो हमने सीख लिया गुणनखंड विधि से मूलों को ज्ञात करना यानी कि उनके शून्य ज्ञात करना, लेकिन आज हम फिर से इसे सीखेंगे। लास्ट में देखेंगे हम मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, वास्तविक समान होंगे, वास्तविक असमान होंगे, कैसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुल 4 तरीके के टॉपिक कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो कि है द्विघात समीकरण। तो हमें पता है कि द्विघात किसे कहते हैं, यानी कि उसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था बहुपद चैप्टर में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उसी तरीके से द्विघात समीकरण भी होता है। तो इसमें क्या होती है, चर की, नहीं ऐसे लिखते हैं, वह समीकरण जिसमें चर की, जैसे कि x की अधिकतम घात जिसे हम पावर कहते हैं, अधिकतम घात 2 हो, तो वह क्या कहलाता है, हो द्विघात समीकरण कहलाता है। उदाहरण जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि fx बराबर, द्विघात समीकरण को हम fx द्वारा लिखते हैं, fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो हम देखेंगे इसमें अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह है द्विघात समीकरण। अब हमने देख लिया है कि दो घात यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। तो हमें याद रखना होगा, जैसे जिस भी समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, उसके शून्य कितने निकलते हैं, हमेशा 2 निकलेंगे। मान लीजिए अगर 3x³ है प्लस 2x है प्लस 7 है तो इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इसमें कितने शून्य यानी कितने हल निकलेंगे, तो 3 हल निकलेंगे। ठीक है, इसके 3 मूल, 3 शून्यक, 3 हल निकलेंगे, इसमें 2 हल निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं कि किसी भी समीकरण के कितने हल माने कि कितने शून्यक या फिर कितने मूल निकलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है
कि इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि कंडीशन क्या है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान शून्य नहीं हो सकता है। ये हमारी होती है, ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, और इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। हमारा तीसरा टॉपिक ये है कि गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। तो हमने पहले भी 2 बार इसे पढ़ चुके हैं, यानी कि बहुपद में हमने पढ़ा था कि गुणनखंड विधि से कैसे मूलों को ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा कि गुणनखंड विधि से बहुपद मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन अब हम फिर से सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों को हम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम देखेंगे, तो हमारा जो एग्जाम्पल लिया है हमने 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर में 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले पद और लास्ट पद का गुणा करते थे। तो हम करेंगे, जब हम 9x स्क्वायर गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 9 18 आ जाएगा, और x स्क्वायर, यानी कि जिन्हें 2 संख्याओं में तोड़ना है इसको, कि जिसे गुणा करने पर 18x स्क्वायर और माइनस करने पर 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए माइनस करने पर 3 आए, तो माइनस करने पर 3 आए। ठीक है, इसके लिए हमें 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 18 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9 3। तो हमने क्या देखा कि 3 त्रिका 9 और 2, अगर 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, ये तो हो नहीं पाएगा। अगर हम इसका गुणा करते हैं और इसको अकेला रखते हैं तो 2 ताई 6, 6 माइनस 3, अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा, हमने देखा कि 3 आ रहा है, और अगर हम 6 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 18 भी आ रहा है, इसलिए हम इसको 6 और 3 में तोड़ेंगे। तो तब तक के लिए हम इसे मिटा देते हैं। तो हमने क्या देखा, 6 और 3 में तोड़ने पर ये 18 आ रहा है। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस, इसे किस में तोड़ेंगे, माइनस 6x और माइनस करने पर आना चाहिए, यानी कि ये 2 चिन्ह जो होंगे ये अपोजिट होने चाहिए, इसलिए हम इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, और यहाँ पर 3x माइनस में 2, ये ऐसे ही रहेगा, बराबर में 0। अब इन दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 गुणे 3 है ना, 9, 3 गुणे 3, यहाँ पर 3 गुणे 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम इसमें से 3 को बाहर निकाल लेंगे अगर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये 3 बचेगा, और अगर हम x को भी निकाल लें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x 2 बार है, x गुणे x है। ठीक है, अगर इनमें से हम x को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और ब्रैकेट में बचेगा एक 3 ये और एक x ये। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 3x, और ये माइनस लगा है, उसके बाद यहाँ पर x निकल गया, ये 3 निकल गया, बच्चा क्या 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस का निशान चिन्ह, और हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर हम 1 को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 तो सब में होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2। हमने देखा कि हमने क्या देखा कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का जो नंबर है वो समान है, इनको हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, 3x माइनस 2
और इसको अलग ब्रैकेट में 3x प्लस 1 और बराबर में 0। ठीक है, अब हम कैसे मूलों को निकालते हैं? पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे मूल निकल आएंगे। तो कैसे? 3x पहले हम लिखेंगे यदि, या फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं इफ। ठीक है, यदि 3x, ठीक है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बराबर है 0 के, तो क्या होगा? तो 3x, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर के उधर, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा ये गुणे में है 3, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, x बराबर 2/3। तो हमने क्या देखा? जब 3x माइनस 2 बराबर होता है 0 के, तो वहां पर x का मान आता है 2/3। अब हम बराबर करेंगे किसे? अब हम बराबर करेंगे 3x प्लस 1 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो इफ। ठीक है, लिखेंगे क्या? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर है 0 के, तो ये प्लस का है 1, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर में माइनस का 1। और हमने देखा कि ये 3 गुणे में है, यहाँ पे 3 उधर जाएगा बराबर, बटे बराबर के उधर में जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, x बराबर माइनस 1/3। तो हमने क्या देखा कि जब हम 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो वहां पर x की वैल्यू -1/3 आती है। तो यहां से हमने क्या देखा? इसके 2 मूल निकल आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही मूल यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 मूल इसके निकले। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है मूलों की प्रकृति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम बढ़ेंगे मूलों की प्रकृति की ओर। तो अब हम जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल क्या होते हैं। तो पहले हम जानेंगे मूलों की प्रकृति में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? विविक्त कर डी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विविक्त कर डी, इसकी वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। अब ये कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले व्यापक रूप बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें से ये b², इसका स्क्वायर 4 यानी कि 4 गुणे में 1 गुणे में c, ऐसे निकलेगा b² - 4ac। अब हम जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति ये होती है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का जो d है हमने निकाला है, और उसका d है ये जो d है ये बराबर है 0 के। दूसरी कंडीशन, जो d है वो बड़ा है 0 से। तीसरी कंडीशन, जो d है वो छोटा है, मतलब कि वो छोटा है 0 से। अब हम तीनों कंडीशन के बारे में जानेंगे। अगर d बराबर है 0 के, तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अगर d बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, अगर d बड़ा है 0 से तो क्या होगा? मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे?
असमान होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो कैसे होंगे मूल वास्तविक और असमान? जब d छोटा होता है 0 से तो क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि अर्थात काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को निकालते हैं। एक और टॉपिक बचता है जो कि मैंने मुझसे छूट गया था गलती से, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो की है द्विघात सूत्र, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि कक्षा 10 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे द्विघाती सूत्र की ओर। तो दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र होता है। यानी कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में कह देता है कि इस समीकरण को द्विघाती सूत्र से हल करो, तब हम वहां पर द्विघाती सूत्र को लागू करते हैं। द्विघाती सूत्र हमारा क्या है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अभी हमने देखा कि जो b² - 4ac होता है ये किसके बराबर होता है? d के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2a, इसको हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में d यानी कि विविक्त कर d यानी कि b² - 4ac अपॉन में यानी कि पूरे बटे में 2a। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये b², ये 4ac, ये 2a क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो होता है इसका मतलब द्विघाती सूत्र का व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये जो b है माइनस का ये वाला है उसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद जो b है इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, 4 से गुणा करेंगे किसका? a का, और गुणे में c। तो ये होता है ऐसे। उसके बाद पूरे के बटे में लगाएंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद जो a की जगह पर होगा हम उसे गुणे में करेंगे। इस तरह से हमारा होता है द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है मूलों की प्रकृति, यानी कि d छोटा होता है 0 से तो क्या होता है? वास्तविक होते हैं, समान होते हैं, कि वास्तविक असमान होते हैं कि काल्पनिक होते हैं। तो कैसे होते हैं? जब d बराबर होता है, d छोटा होता है और d बड़ा होता है 0 से। तो ये और ये द्विघाती सूत्र इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक बताए थे आपको, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाए आपको वो समझ में आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कक्षा 10वीं की पढ़ाई को अच्छे से करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कक्षा 10वीं के हर दोस्त तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई को कर सकें। तो इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने लिख दिया है कि d बराबर होता है 0 के तो होता है मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। d जब बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। d छोटा होता है 0 से तो मूल काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं होते। तो जो d होता है ये बराबर होता है b² - 4ac
4ac, यानी कि किसी समीकरण का हमने b² - 4ac करके निकाला, उसका मान 0 के बराबर आ गया तो उसके मूल वास्तविक और समान है, उसका मान 0 से छोटा आ गया तो उसके मूल काल्पनिक है, उसका मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो और ये द्विघाती सूत्र जिसे चैप्टर में श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा गया है वो है -b + -b² - 4ac और पूरे के बटे में 2 है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहना। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।